हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्पोर्ट्स टैटू में। आज का ये वीडियो खास फुटबॉल लवर्स के लिए ही है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिले सबसे पहले। साथ ही आप अगर स्पोर्ट्स लवर हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। फुटबॉल आज कई लोगों का पसंदीदा खेल है। वैसे तो कई लोगों के अलग अलग तरीके के पसंद होती हैं, जैसे किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, किसी को रग्बी में इंटरेस्ट है, किसी को कबड्डी में इंटरेस्ट है। लेकिन आज जो दुनिया में एक बहुत बड़ा लोकप्रिय खेल बन चुका है फुटबॉल, आज हम केवल उसके बारे में उसका टॉपिक कवर करेंगे। साथ ही मैं आज आपको इस वीडियो में फुटबॉल नाम की उत्पत्ति, फुटबॉल का इतिहास, कैसे मिली फुटबॉल को पहचान, फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत, भारत में फुटबॉल कैसे आया, फुटबॉल खेल का प्रारूप, फुटबॉल की गेंद का साइज, फुटबॉल के मैदान की लंबाई और ऊंचाई, फुटबॉल खेल के नियम और फुटबॉल में किक के बारे में भी जानकारी मैं आपको आज पूरी तरह दूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि कोई टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। किसी का कोई ना कोई तो पसंदीदा खेल होता ही है, तो आज हम केवल उन लोगों की बात करेंगे जिन्हें फुटबॉल पसंद होता है। आज दुनिया भर में जो लोगों की पसंद है वो आए दिन बदलती रहती है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्रिकेट या फुटबॉल प्रेमी होते हैं जो अपने खेल पर टिके रहते हैं। जैसे फुटबॉल के लिए लोगों की दीवानगी आज इस कदर बढ़ गई है कि कई सारे लोग फुटबॉल के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। साथ ही ऐसी कई घटनाएं इतिहास में भी हो चुकी हैं जिसमें कई सारे फुटबॉल प्रेमियों ने अपनी जान फुटबॉल के पीछे गंवाई है। साथ ही कई बार तो ये मैच में इतना ज़्यादा हिंसक हो जाता था कि इन मैचों में कई लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। आज से कई वर्ष पहले फुटबॉल शुरू किया गया था। फुटबॉल वो खेल है जिसने दुनिया को एक अलग ही पहचान दिलवाई। साथ ही फुटबॉल में जितने सदस्य, यानी फुटबॉल खेलने में जितने देशों ने सदस्यता ली है, उतने सदस्य आज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, यानी कि यूएनओ से भी ज़्यादा सदस्य आज फुटबॉल की टूर्नामेंट में आते हैं। फुटबॉल उत्पत्ति के बारे में यदि हम बात करें तो फुटबॉल शब्द की उत्पत्ति के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। फीफा के अनुसार फुटबॉल एक चीनी खेल सूजू का विकसित रूप है। चीन में जो इस तरह का खेल खेला जाता था उसे सूजू कहा जाता था। उसी दौरान यह खेल वहाँ विकसित हुआ। वैसे चीन में जो सैनिक हुआ करते थे वो भैंसा या फिर हिरन का चमड़ी निकाल के उसमें हवा भर के उससे इसे खेलते थे। चीन में इस खेल का विकास हाओ वंश के दौरान हुआ और ये खेल जापान में भी खेला गया जाता था, लेकिन जापान में इसे एक अलग नाम से खेला जाता था। जापान में इस खेल की शुरुआत 1586 में हुई थी। जापान के आसुका वंश में इस खेल को कैमरी के नाम से भी जाना जाता था। 1586 में जॉन डेविस नाम के समुद्री जहाज के कप्तान के कार्यकर्ताओं ने ग्रीनलैंड में यह खेल खेला। 15वीं शताब्दी में फुटबॉल नाम से ही यह खेल स्कॉटलैंड में भी खेला गया। इसी तरह से फुटबॉल शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि फुटबॉल तो बहुत पहले से ज़्यादा, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फुटबॉल के इतिहास के बारे में। फुटबॉल का इतिहास हम आपको बता चुके हैं कि फुटबॉल खेल खेला तो पहले जाता था, इसके बाद तो फुटबॉल इसका नाम पड़ा। ब्रिटेन के राजकुमार हेनरी चतुर्थ ने इसका नाम फुटबॉल दिया, यानी 1408 में हेनरी चतुर्थ ने इसका नाम फुटबॉल दिया। फुटबॉल नाम क्यों दिया? क्योंकि इसे पैरों के इस्तेमाल से खेला जाता था। 1526 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा केन हेनरी अष्टम ने फुटबॉल खेलने में रुचि जताई और एक विशेष प्रकार का जूता बनवाया, यानी उस दौरान फुटबॉल खेलने का जूता सबसे पहले 1526 में बनवाया गया था। 1580 में सर फिलिप सिडनी ने एक कविता में महिलाओं द्वारा फुटबॉल का वर्णन किया। 16वीं शताब्दी के अंत में 17वीं शताब्दी के आरंभ में पहली बार फुटबॉल खेल के मुकाबले की भावना को लाने के लिए गोल की धारणा का विकास हुआ। खिलाड़ियों ने मैदान में दो विपरीत शीर्ष में झाड़ियां लगाकर गोल पोस्ट का निर्माण किया। 17वीं शताब्दी के दौरान 8 या 12 गोल का एक मैच होता था। 19वीं शताब्दी के व्यापक रूप में फुटबॉल के विभिन्न रूप के साथ इंग्लैंड में पब्लिक स्कूलों में खेला गया। इतिहासकारों की माने तो फुटबॉल क्लब की शुरुआत 1826 में एडिनबर्ग में हुई थी। शुरुआत में क्लब विद्यार्थियों द्वारा बनाया जाता था। उन्हीं में से एक शेफील्ड फुटबॉल क्लब है जो एक अंग्रेजी फुटबॉल क्लब है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1857 में की थी और यह आज सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है जो आज तक सक्रिय है। अंग्रेजी क्लब
नोट्स काउंट्स जो 1862 में बनाया गया था, इस खेल का फैलाव शुरू होने में इसका काफ़ी हाथ है। बता दें कि फुटबॉल की सबसे पहली प्रतियोगिता 1872 में खेली गई, जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हुई। इस खेल को देखने के लिए 4000 से ज़्यादा लोग आए थे। खेल बराबर की मतलब टाई हो गया वो मैच, लेकिन वो मैच ने बहुत ही ज़्यादा लोकप्रियता हासिल की। इसी तरह आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स की टीमों ने भी ऐसे ही कई टूर्नामेंट में भाग लिया। इस तरह से फुटबॉल इंग्लैंड में फैला और बहुत फला फूला भी। इसके बाद यूरोपीय महाद्वीप में फैलने लगा। यूरोप के बाहर ये खेल सबसे पहले अर्जेंटीना में खेला गया। इस खेल को खेलने के पहले कोई नियम नहीं हुआ करते थे, कोई कायदे नहीं हुआ करते थे। 1863 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल की स्थापना हुई। इसके बाद इसमें सबसे पहले नियमों की धारणा दी गई। 1904 में फीफा के स्थापना के बाद यह खेल को एक नई दिशा मिल गई। उसके बाद यह खेल काफ़ी पॉपुलर और लोकप्रियता की ऊंचाइयों को छूने लगा। फीफा के ज़मीनी अधिनियम फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। शुरुआत में इंग्लैंड और दूसरे ब्रिटिश देश नहीं थे। 1913 में फीफा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के प्रतिनिधित्व के प्रवेश के कारण दुनिया में फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ी। तब से धीरे धीरे करके यह खेल पूरी दुनिया में फैल गया और लोगों को फुटबॉल के प्रति रुचि बढ़ने लगी। वर्तमान में फीफा के 4 प्रतिनिधि और 4 ब्रिटिश एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि बोर्ड शामिल है। फुटबॉल पूरी दुनिया में खेला जाने लगा और अपने पसंदीदा टीमों का अनुकरण करने के लिए लाखों लोग नियमित रूप से फुटबॉल में जाते हैं और करोड़ों की संख्या में लोग टेलीविज़न पर फुटबॉल को बड़े शौक से देखते हैं। भारत में इसकी शुरुआत या इसके जनक जिन्होंने इसकी शुरुआत करी, नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी को भारतीय फुटबॉल का जनक कहा जाता है। भारत में यह कहना गलत नहीं है कि भारत में क्रिकेट को ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, फिर भी फुटबॉल ने अपनी एक अलग जगह बना रखी है और फुटबॉल प्रेमियों की भारत में कमी नहीं है। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में फुटबॉल ज़्यादा खेली जाती है। भारत ब्रिटेन के उपनिवेश रहा है। इसके साथ वैसे आप सब जानते हैं कि इंग्लैंड ने कई सालों तक भारत पर राज किया, तो इंग्लैंड में खेले जाने वाले खेल भारत में भी खेले जाते हैं। ब्रिटेन में खेलों को इंडिया में पहचान मिली। ब्रिटेनी खेलों को भारत में बहुत बड़ी पहचान है। फुटबॉल भारत में लोकप्रिय हुआ, उसके पीछे नागेंद्र सर्वाधिकारी का सबसे बड़ा योगदान था। सबसे पहले भारत के स्कूलों में मैदानों में इसकी शुरुआत हुई। नागेंद्र प्रसाद ने फुटबॉल को बढ़ाने में पूरा योगदान दिया। उन्होंने बॉयज़ क्लब बनाया। 1880 तक कोलकाता में कई फुटबॉल क्लब बन गए, जिनके बनने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। 1950 में भारत ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन भारतीय टीम के पास वर्ल्ड कप में जाने के पैसे नहीं थे। उस दौरान भारत ने वर्ल्ड कप की बजाय ओलंपिक को ज़्यादा महत्व दिया। सूत्रों की माने तो उस जमाने के कप्तान से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि भारत के पास वहाँ जाने के पैसे नहीं थे और शायद उस समय भारत को फीफा वर्ल्ड कप की लोकप्रियता का इतना अंदाज़ा भी नहीं था। इसी कारण उन्होंने उस दौरान होने वाले ओलंपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया। 1956 और 1958 के ओलंपिक में भारतीय टीम नंबर 4 की पोजीशन पर रही और यही दौर भारतीय फुटबॉल का गोल्डन दौर कहा जाता है। इस तरह भारत में फुटबॉल खेल की लोकप्रियता बनी रही। फुटबॉल का खेल पैर से खेला जाता है, जिसमें पैर से खिलाड़ी गोल करते हैं। यह खेल एक गोल गेंद से खेला जाता है और चूंकि पैर से खेलते हैं इसलिए इसे फुटबॉल कहा जाता है। 11 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी दूसरी टीम के गोल पोस्ट में गेंद डालने की कोशिश करता है। जो ज़्यादा गोल करता है उसकी टीम जीत जाती है। यह मैच 90 मिनट तक चलता है। 90 मिनट में एक एड ब्रेक होता है जिसे जो 15 मिनट के लिए होता है। यदि इस दौरान कोई खिलाड़ी घायल हो जाता है तो उसको इंजरी के लिए डॉक्टर्स को बुलाया जाता है और अगर उसे ज़्यादा समस्या होती है तो उसके बाद भी यह खेल जारी रहता है। वर्तमान समय में फुटबॉल को बेहतर तरीके से बनाया जाने लगा है और कई बेहतर फुटबॉल कंपनियां स्थापित हो चुकी हैं, जो मैच में खिलाड़ियों की उम्र, मैदान आदि सभी को ध्यान रखते हुए फुटबॉल का निर्माण कर रही हैं। फुटबॉल की बॉल की जो चौड़ाई होती है 58 सेंटीमीटर से 61 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। फुटबॉल का मैदान की लंबाई को साइडलाइन और चौड़ाई की गोल लाइन में 50 गज से लेकर 100 गज तक एक आयताकार यानी एक गोलाई में बनाया जाता है। खेल के मैदान के बीच में एक रेखा खींची जाती है जो मैदान को 2 बराबर भागों में बांटती है। 10 गज त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया जाता है, इसे आरंभ में वृत्त कहते हैं। मैदान के दोनों सिरों पर 8 गज चौड़े गोले क्षेत्र होते हैं। गोल क्षेत्र के दौरान
और 18-18 गज का आयताकार पेनल्टी क्षेत्र होता है। अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए पिच की लंबाई 110 मीटर होती है और चौड़ाई 75 मीटर होती है। वहीं अन्य खेलों में यह लंबाई 91 मीटर और चौड़ाई 41 मीटर तक होती है। आमतौर पर जाल गोल के पीछे रखा जाता है, लेकिन नियम के अनुसार उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं होती। अब हम आपको बताएंगे फुटबॉल को खेलने का तरीका और उसके नियम। फुटबॉल के नियम। फुटबॉल की इतिहास के बारे में जानने के साथ यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि फुटबॉल को कैसे खेला जाता है, उसके नियम क्या होते हैं, इसलिए जानिए विस्तार से फुटबॉल के नियम और उसे खेला जाता है। फुटबॉल मैच दो टीमों के बीच खेला जाता है, यार ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन जिसमें खिलाड़ियों को कौन कौन से आदेश होते हैं गोल करने के लिए। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 10 खिलाड़ी मैदान पर रहते हैं, साथ ही एक खिलाड़ी जो गोलकीपर होता है वो गोल को रोकने का काम करता है। पूरे मैच में केवल वही खिलाड़ी होता है जिसे बॉल को हाथ से छूने का आदेश होता है, उसके अलावा कोई भी हाथ से उसको नहीं छू सकता। मैच में एक रेफरी होता है, जैसे क्रिकेट में अंपायर होते हैं वैसे मैच में एक रेफरी होता है जिसके पास ही पूरी अथॉरिटी रहती है। उसकी हेल्प करने के लिए एक हेल्पिंग रेफरी भी होता है जो उस रेफरी की मदद करता है। खेल शुरू करने से पहले टॉस किया जाता है, जिसमें जीतने वाला कप्तान यह तय करता है कि उसकी टीम गोल पोस्ट पर अटैक करना चाहती है। फुटबॉल खेल में सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जब भी मैच का कोई गोल होता है तो बॉल को सेंट्रल लाइन पर रखकर दोबारा शुरू किया जाता है। फुटबॉल किक के बारे में भी जानिए। किक ऑफ। किक ऑफ गेम टाइम की शुरुआत किक मारने के साथ होती है, जिसे किक ऑफ कहते हैं। थ्रो इन किक। इस किक में जब बॉल पूरी तरह से रेखा पार कर जाए तब वह विरोधी टीम को इनाम मिलती है, और जो बॉल आखिरी बार छुए उसे इसकी अथॉरिटी प्राप्त होती है। फुटबॉल किक के बारे में भी जानिए। किक ऑफ। किक ऑफ कॉर्नर किक। जब बॉल बिना गोल के ही पूरी गोल रेखा को पार कर जाती है तो डिफेंस करने वाली टीम बॉल को आखिरी बार छूने के कारण दूसरी टीम को मौका देती है। गोल किक। जब बॉल रेखा को पार कर जाए तो गोल के बिना ही स्कोर होता है और अटैकर द्वारा बॉल को आखिरी बार छूने के कारण डिफेंडर्स को टीम को इनाम मिलता है। फुटबॉल खेल में पेनल्टी। ड्रॉप्ड बॉल। जब रेफरी किसी दूसरी वजह से गेम को रोक देता है, जैसे अंपायर को गंभीर चोट लगना या बॉल का खराब हो जाना, या उसे ड्रॉप्ड बॉल कहते हैं। येलो कार्ड। येलो कार्ड का मतलब होता है खिलाड़ी ने मैदान में कोई गलती या असभ्य व्यवहार किया है तो उसे येलो कार्ड देकर रेफरी मैदान से बाहर कर देता है। रेड कार्ड। खेल में दूसरी बार पीला कार्ड मिलने का मतलब है कि रेड कार्ड मिल चुका है। रेड कार्ड मिलने के कारण प्लेयर मैदान से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसकी जगह कोई दूसरा खिलाड़ी भी नहीं आ सकता। ऑफसाइड। इस नियम में आगे के प्लेयर बॉल के बिना बचाव करते हुए प्लेयर को आगे नहीं जा सकते, खासकर विरोधी टीम को गोल रेखा के एकदम पास नहीं कर सकते। पेनल्टी शूट आउट। लीग गेम में खेल डॉक्टर के साथ खत्म हो सकता है, लेकिन कुछ नॉकआउट गेम्स में अगर खेलते समय कई मैच टाई होता है तो मैच एक्स्ट्रा टाइम तक भी चल सकता है। अगर मैच उसके बाद भी नहीं होता, मतलब उसके बाद भी मैच पूरा नहीं होता, तो पेनल्टी शूटआउट के मुताबिक हर खिलाड़ी को मौका मिलता है बराबर बराबर गोल्स करने का। उसके बाद जो टीम गोल कर देती है, मतलब जो टीम अंतिम गोल कर देती है, उसको ये मैच जिता दिया जाता है, यानी वही टीम इस मैच को जीतने का हकदार हो जाती है। फुटबॉल एक काफ़ी लोकप्रिय खेल है जिसमें मैंने आपको ये सारे नियम अभी इसके बताए। साथ ही भारतीय क्रिकेट में और भारतीय फुटबॉल में कोई खास समानता तो नहीं है, लेकिन आज हमारे देश में क्रिकेट के प्रेमी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी फुटबॉल फल फूल रहा है। आज हमारे दौर में सुनील छेत्री जो भारत के कप्तान हैं, इस समय भारतीय टीम फुटबॉल के कप्तान हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं। लेकिन ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद सबसे ज़्यादा गोल करने वाले सुनील छेत्री को आज कोई नहीं जानता। सुनील छेत्री ने भारत को फुटबॉल में बहुत बड़ी लोकप्रियता दिलवाई है, और सुनील छेत्री वो खिलाड़ी हैं जो आने वाले दौर में फुटबॉल को एक बहुत बड़ी पहचान दिला सकते हैं। साथ ही भारत में एक नई लीग की शुरुआत हुई है जिसे इंडियन सुपर लीग के नाम से जाना जाता है। इसे 3 कंपनियां मिलकर आयोजित कर रही हैं। यह एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है भारत के लिए, जिसमें भारत को फुटबॉल बढ़ाने का मौका दिया जा रहा है। इसमें वो 3 कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज, हॉटस्टार और एक मैनेजमेंट कंपनी है जो मिलकर इस पर काम कर रही है। तो ये वो जानकारी थी
जिसमें आपने ये जाना कि फुटबॉल की शुरुआत कैसे हुई और कौन कौन सी लीग उसमें है। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि फुटबॉल में जो लीग्स चल रही है इस समय, यानी एक तो फीफा है जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खेली जाती है, एक है इंडियन सुपर लीग जो भारतीय तौर पर खेली जाती है, साथ ही ऐसी 4 और टूर्नामेंट हैं जिन। तो शुरू करते हैं हम आईएसएल से। आईएसएल जो भारत में खेली जाने वाली एक बड़ी प्रतियोगिता है। आईएसएल 2013 में शुरू किया गया था, इंडियन सुपर लीग जिसका मूल रूप से नाम है। आईएसएल भारत में कई बार फुटबॉल कई रूपों में अस्तित्व में है, क्योंकि खेल पहली बार देशव्यापी क्लब प्रतियोगिता ड्यूरेंट कप के साथ 1911 में स्थापित किया गया था। खेल में भारत के शुरुआती इतिहास के बावजूद देश की पहली राष्ट्रव्यापी फुटबॉल लीग सेमी प्रोफेशनल नेशनल फुटबॉल लीग 1996 में शुरू हुई थी। नेशनल फुटबॉल लीग के निर्माण से पहले अधिकांश क्लब राज्य लीग में खेले या देशव्यापी टूर्नामेंट का चयन किया। नेशनल फुटबॉल लीग के गठन के 10 साल बाद अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ भारत में खेल के लिए शासी निकाय ने आई लीग के रूप में लीग का सुधार करने का निर्णय लिया। हालांकि निम्नलिखित सत्रों के दौरान लीग खराब विपणन के कारण लोकप्रियता में कमी हुई। सितंबर 2005 में एएफआई ने जी स्पोर्ट्स के साथ 10 साल के टेलीविज़न और मीडिया अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह सौदा आई लीग के साथ ही अन्य टूर्नामेंट अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित होगा और चयनित भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का खेल दिखाया जाएगा। हालांकि अक्टूबर 2010 में एआईएफएफ और जी स्पोर्ट्स के बीच हुए सौदे को भुगतान से संबंधित दोनों पक्षों के बीच मतभेद और भारत में खेल को कैसे आगे बढ़ाया जाए के लिए 5 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया। कुछ महीने बाद 9 सितंबर 2010 को यह घोषणा की गई कि एआईएफएफ ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन समूह के साथ एक 15 वर्ष 700 करोड़ रुपए का करार किया है। इंडियन सुपर लीग के पहले 3 सत्रों के लिए एशिया में फुटबॉल के लिए शासी निकाय से आधिकारिक मान्यता के रूप में संचालित किया जाएगा। अक्टूबर 2014 में फीफा से द्वारा इसको मान्यता प्राप्त हुई। तत्कालीन फीफा महासचिव जॉरे वाल्के ने कहा कि विश्व शासी निकाय ने केवल आईएसएल को एक टूर्नामेंट के रूप में मान्यता दी है, ना कि लीग के रूप में। भारत में फुटबॉल की आधिकारिक लीग एएफसी को कोई मान्यता न होने से प्रतियोगिता एशियाई क्लब प्रतियोगिता एएफसी चैंपियंस लीग या एएफसी कप में भाग नहीं ले सकती। इंडियन सुपर लीग के पहले 3 सत्रों के दौरान प्रतियोगिता में उपस्थित लोगों ने पंडितों और घरेलू आई लीग की अपेक्षाओं को पार कर लिया था, जिसका मुख्य कारण समय पर प्रतियोगिता के लिए टेलीविज़न रेटिंग की मजबूत थी, जो कि बेहतर कमेंट्री, बेहतर टेलीकास्टिंग, प्री मैच और पोस्ट मैच शो के साथ एक विभिन्न चैनलों में प्रति घंटा अनुस्मारक के बाद होने की उम्मीद थी। हालांकि पिच से सामान्य सफलता के बावजूद प्रतियोगिता न कि अन्य क्षेत्रों में आलोचना को आकर्षित किया। आईएसएल को भारतीय फुटबॉल कैलेंडर में समायोजित करने की आवश्यकता के कारण आई लीग सीजन को छोटा कर दिया गया था और अक्टूबर से मई के कार्यक्रम में जनवरी से मई के कार्यक्रम के लिए चला गया था। भारतीय खिलाड़ी आईएसएल टीम में आई लीग क्लब दोनों के लिए खेलेंगे, जबकि आईएसएल की तुलना में आई लीग को दृश्यता की कमी का सामना करना पड़ा। भारत की राष्ट्रीय फुटबॉलर टीम के मुख्य कोच स्टीफन काइंस्टाइन ने आईएसएल और आई लीग दोनों एक ही समय पर एक साथ चलाने या मर्ज करने के लिए बोले थे। 18 मई 2016 को आईएमएफ, रिलायंस, आईएफएफ और आई लीग के प्रतिनिधियों के साथ मुंबई में एक बैठक के दौरान मुलाकात की और वे इस दौरान यह प्रस्तावित किया कि 2017 से 18 सत्र से शुरू होकर इंडियन सुपर लीग भारत में शीर्ष स्तरीय फुटबॉल लीग बन जाए, जबकि आई लीग को लीग 1 के रूप में सुधार किया जाए और फिर से खेला जाए। प्रतियोगिता के विस्तार में 2 टीमों द्वारा किया जाएगा और हर साल एफएसडीएल के 15 करोड़ आकर्षण के कारण पहले से बताए गए प्रचार और पुनर्वसन में बिना काम करना जारी रहेगा, लेकिन 5 से 7 महीने तक यह लीग चलेगा। आई लीग के प्रतिनिधियों द्वारा विचार का मनोरंजन किया गया था। जून 2017 में आईएमजी, रिलायंस, आईएफएफ, आई लीग के प्रतिनिधि और एएफसी की कुलांतरू में फुटबॉल को एक नया रास्ता खोजने की मुलाकात हुई। एएफसी भारत में आईएसएल को मुख्य लीग के रूप में अनुमति देने के खिलाफ था, जबकि आई लीग क्लब ईस्ट बंगाल और मोहन बगान आईएसएल और आईएल का पूर्ण विलय चाहते थे। कुछ हफ्ते बाद
AIFF ने प्रस्ताव दिया कि इंडियन सुपर लीग और आई लीग दोनों ही AFC चैंपियंस लीग और आई लीग विजेता के लिए अल्पकालिक आधार पर एक साथ चलते हैं। AIFF के प्रस्ताव को 25 जुलाई 2017 को आधिकारिक तौर पर AFC द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसमें ISL ने घरेलू कप प्रतियोगिता फेडरेशन कप की जगह ली, जो एक सच्ची नॉकआउट कप प्रतियोगिता थी। यह भी कहा गया कि अब प्रतियोगिता 2017 से 2018 सत्र के साथ शुरू होने वाले 5 महीनों तक चलेगी और प्रतियोगिता के विस्तार का 10 टीमों तक होगा। एक महीने पहले 11 मई 2011 को ISL आयोजकों ने 2017-18 सत्र के लिए 2-3 नई फ्रेंचाइजियों के लिए बोलियां स्वीकार करना तय किया। बोली 10 शहरों के लिए होंगी: अहमदाबाद, बेंगलोर, कटक, दुर्गापुर, हैदराबाद, जमशेदपुर, कोलकाता, रांची, सिलीगुड़ी और त्रिवेंद्रपुरम। यह भी स्पष्ट किया गया कि अगर कोलकाता को कम से कम बोली जीतनी थी तो कोलकाता के नए पक्ष को केवल 2 सत्रों के लिए शहर से दूर खेलना होगा। एक महीने बाद 12 जून को यह घोषणा की गई कि आई लीग की और बेंगलुरु और टाटा इस्पात के लिए जमशेदपुर AFC ने नई टीमों के लिए बोली लगाई। 22 सितंबर 2017 को प्रतियोगिता ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वह अपने सीजन का विस्तार 2 महीने पहले करेगी। इस प्रकार लीग 3 के बजाय 5 महीने तक चलेगी। यह प्रतियोगिता बुधवार और रविवार के बीच खेले जाने वाली दैनिक मैच भी होगी। अगले साल 2018-19 सीजन से पहले यह बताया गया कि रिलायंस इंडस्ट्री ने IMG के शेयरों को लीग में खरीद लिया है। IMG ने महसूस किया कि मजबूत बिजनेस मॉडल जल्दी सामने आ जाएगा। इस तरह से रिलायंस इंडस्ट्री को लीग का 65% स्वामित्व मिल गया, जबकि स्टार स्पोर्ट 35% पर बरकरार रखेगी। इसके बाद ISL की शुरुआत भारत में हुई। ISL ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। लीग में पूरे भारत में 11 टीमें खेलती हैं। यह अगस्त से मई के बीच खेली जाती है और फाइनल्स में श्रृंखला के विजेता घोषित किया जाता है। इसका गठन 2013 में भारत फुटबॉल को प्रोत्साहित करने और भारतीय फुटबॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए किया गया था। पहला भारत ने इसकी शुरुआत की। इसमें 16 टीमें इस समय प्रेजेंट में हो गई हैं। साथ ही AFC क्लब और कई सारी टीम इस पर चैंपियनशिप का दावा भी कर चुकी हैं। अधिकांश चैंपियनशिप ATK FC 2014, 2016, 2019-20 3 खिताब जीतकर की है। यह लीग 2020 क्रिकेट, इंडियन प्रीमियर लीग व मेजर लीग सॉकर के कदमों पर चलती है। इस लीग में 2 बार कोलकाता ने 2 बार चेन्नई ने इस लीग का खिताब अपने नाम किया। 2017 में 2 नई दलों का नामांकन किया, वह बेंगलुरु और जमशेदपुर। उसके बाद 2020 में 2 नए दलों ने नामांकन किया और वह मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के नाम से जाने जाते हैं। ये खेल बहुत ही तेज़ी से अपनी पायदान को पकड़ रहा है। 2018 और 19 सीजन के दौरान इंडियन सुपर लीग सितंबर से मार्च तक चला। 18 मैचों के लिए सभी 10 टीमें 2-2 बार घर से बाहर खेलती हैं। सीजन के अंत में शीर्ष 4 पक्ष प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करते हैं। प्रतियोगिता के पहले 3 सत्रों के दौरान प्रतियोगिता अक्टूबर से दिसंबर तक चली। नियमित सीजन अक्टूबर से शुरू होगा और दिसंबर के अंत तक समाप्त होगा, जबकि प्लेऑफ अगले 2-3 सप्ताह के भीतर होगा। द रेगुलर सीजन वुड द 18 मैचेस लॉन्ग। अंत में शीर्ष 4 पक्ष प्लेऑफ के लिए अर्हता करेंगे। प्लेऑफ के पहले दौर में पहले स्थान पर रहने वाली टीम चौथे स्थान पर रहने वाली टीम को देखती है, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम तीसरे स्थान पर होती है। प्लेऑफ के दौरान पहला राउंड 2 पैर वाला में खेला जाता है। दोनों टीमों के साथ एक दूसरे के घर के वेन्यू पर खेलते हैं। 2 मैचों के अंत में जो टीम एग्रीगेट पर जाती है वो फाइनल में जाती है। यदि दोनों पैरों के अंत में स्कोर बंधे होते हैं तो दूर लक्ष्य नियम लागू होगा। फाइनल में एकल पैर मैच में फाइनल में कुल स्कोर पर बंधे जो विजेता और निर्धारित करने के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय और अंत में यदि आप अभी भी बंधा हुआ है तो दंड का उपयोग किया जाएगा। जुलाई 2017 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा यह प्रस्तावित किया गया कि इंडियन सुपर लीग चैंपियनशिप को AFC कप एशिया की दूसरी स्तरीय क्लब प्रतियोगिता में स्थान दिया जाए। 25 जुलाई 2017 को एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने AIFF के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस प्रकार इंडियन सुपर लीग चैंपियनशिप को प्रतियोगिता के योग्यता चरणों से AFC कप में भाग लेने की अनुमति दी गई। इस बीच एशिया के शीर्ष क्लब प्रतियोगिता AFC चैंपियंस लीग में भारत का स्थान अभी भी आई लीग द्वारा रखा गया। 2018 AFC कप के दौरान बेंगलुरु एशियाई क्लब प्रतियोगिता में भाग लेने वाला पहला ISL क्लब बन गया। क्लब फेडरेशन कप चैंपियनशिप होने के कारण योग्य 17 मार्च 2018 को AFC कप के लिए इंडियन सुपर लीग चैंपियन बनने के बाद AFC कप के माध्यम से क्वालिफाई करने वाला पहला क्लब बन गया।
चेन्नईन एफसी 19 फरवरी 2020 को गोवा एएफसी चैंपियंस लीग के ग्रुप चरणों के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय क्लब बन गया, जो 2019-20 इंडियन सुपर लीग सीजन के ग्रुप चरणों में शीर्ष पर रहा। इस बीच आईएसएल प्लेऑफ विजेता को एएफसी क्लब क्वालिफिकेशन प्लेऑफ चरण में जाकर जगह मिल गई। भारत में इसके कुछ सारे क्लब हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, जमशेदपुर, उड़ीसा, कोलकाता ईस्ट बंगाल, मोहन बागान, चेन्नईयन, केरल ब्लास्टर्स, बेंगलुरु और गोवा क्लब और मुंबई सिटी क्लब मशहूर हैं। इंडियन सुपर लीग में अलग अलग राज्यों से क्लब अपना परिचय देते हैं और कई सारी टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं। अभी इसमें टीमों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये टीमों की संख्या काफ़ी हद तक बढ़ रही है। साथ ही भारत में इसका विकास तेज़ी पर है और आगे वाले दौर में हम देखेंगे कि कैसे यह प्रतियोगिता भारत को फुटबॉल में भी ऊंचाइयां दिलवा सकती है। साथ ही पुराने दौर में जो गलतियां हमारे पुराने लोगों ने करी हैं, उन गलतियों को इस बार नहीं दोहराया जा रहा है। साथ ही आईएसएल 3 बड़ी कंपनियों द्वारा चलाया जा रहा है। जो 3 बड़ी कंपनियां आईएसएल को चला रही हैं वो इस प्रकार हैं। उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़, वर्ल्ड मैनेजमेंट समूह और क्रिकेट इन्फो की हॉटस्टार शामिल है। इस प्रकार कई सारी कंपनियां इससे जुड़ भी रही हैं और कई सारे क्लब इसमें हिस्सा लेने के लिए भागीदारी दिखा रहे हैं। अब आने वाले दौर में हमें देखना है कि क्या फीफा भी हमारे आईएसएल को अपनी लिस्ट में जगह देगा। क्या आने वाले टाइम में फीफा के साथ इंडियन सुपर लीग का समझौता होगा? क्या हमारे भारतीय खिलाड़ियों को भी इसमें जगह मिलेगी? नंबर 2 पर हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप। फेडरल इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन महासंघ। इसे महासंघ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हिस्सेदारी पूरी दुनिया के ज़्यादातर देशों की है, जिसे आमतौर पर फीफा के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष गियानी इनफैंटिनो हैं। फीफा फुटबॉल के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के संगठन आयोजन, जिनमें सबसे उल्लेखनीय फीफा विश्व कप है और इसका आयोजन 1930 से फीफा द्वारा किया जा रहा है। फीफा के 211 सदस्य संघ हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से 18 अधिक है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से ज़्यादा है। हालांकि यह संख्या इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन से 4 सदस्य कम है। फीफा हर साल सर्वश्रेष्ठ पुरुष व महिला खिलाड़ी को फीफा ब्लोन दर के खिताब से सम्मानित करता है। साल 2013 में फीफा ब्लोन दर पुरस्कार करिश्माई खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला था। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी को पछाड़ने में रोनाल्डो को 5 साल लग गए, लेकिन बावजूद इसके वह खुद को रोक नहीं सके और रो पड़े। फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत 1904 में हुई थी, लेकिन फीफा आज दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट एसोसिएशन में से एक है। फीफा लगातार हर साल नए नए आयोजन करता है, लेकिन फीफा का वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार किया जाता है। फीफा 1904 से शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद उसका पहला विश्व कप 1930 में हुआ। 1930 में पहला विश्व कप पैराग्वे ने जीता था। उस दौरान सबसे बड़ी टीम थी। उस दौरान पैराग्वे सबसे बड़ी टीम थी और पैराग्वे ने कई बार जर्मनी को भी हराया था। पैराग्वे ने फीफा वर्ल्ड कप को 3 बार जीता है, साथ ही जर्मनी ने उसे 5 बार जीता है, लेकिन पैराग्वे उस समय काफ़ी बड़ी टीम थी और पैराग्वे बढ़ती जा रही थी उस दौरान, लेकिन जर्मनी ने उसके पर कर दिए। जर्मनी की जो टीम है उसने कई बार पैराग्वे को हराया। यूरोपियन चैम्पियंस लीग यूरोप में होने वाली एक फुटबॉल टूर्नामेंट है जो केवल यूरोप में ही खेली जाती है। यूरोप के कई सारे महासंघ मिलकर इस टूर्नामेंट को हर साल आयोजित करवाते हैं। इस आयोजन में जो पैसा लगाया जाता है उसमें वहाँ की सरकार भी बराबर की हिस्सेदारी देती है। वहाँ की सरकार इस चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा हिस्सेदारी लेती है। साथ ही भारत में फुटबॉल का जो इतिहास रहा है वो काफ़ी ख़राब है, लेकिन बाकी सारे महासंघों में फ़ुटबॉल पर बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता है। फुटबॉल हर प्रांत में एक अलग नज़रिए के साथ खेला जाता है और फुटबॉल वो खेल है जिससे खेलने के लिए आज कई सारे बच्चे हमारे देश में भी इसके दीवाने हैं। फुटबॉल का विकास हमारे देश में एक इस कारण से भी नहीं हो पा रहा है कि दूसरे कंट्रीज़ में
फुटबॉल जो खेला जाता है उसमें बच्चे छोटी सी उम्र से यानी 8 या 9 साल की उम्र से ही फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ फुटबॉल खेलने की शुरुआत लड़के यहाँ 16 से 17 साल की उम्र में करते हैं। 16 से 17 साल की उम्र में वो जब ये खेलना शुरू करते हैं तब भी उनके घर के आसपास कोई स्टेडियम नहीं होता और स्टेडियम के अभाव में वह इस खेल को पूरी तरह से नहीं सीख पाते। इसी कारण से यह खेल इतना विकसित नहीं हो पाता भारत में होने वाले ISL में कई सारे नए न्यू कमर्स हिस्सा लेने आते हैं हर साल। फुटबॉल इतिहास के बारे में बताया जाए तो फुटबॉल ने बहुत सारे देशों में एक अलग ही पहचान बनाई है। आज मैं आपको उसके कुछ फैक्ट भी बताने जा रहा हूँ। फैक्ट के अनुसार फुटबॉल ने एक बार एक लड़ाई रुकवा दी थी। उस दौरान पैराग्वे और सिडनी में युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में वो युद्ध केवल इस कारण 2 दिनों के लिए रोक दिया गया क्योंकि वहाँ पर वो लोग पेले को एक साथ खेलते देखना चाहते थे। इसी कारण उन लोगों ने वो लड़ाई रोक दी और वो सब पेले को एक साथ स्टेडियम में खेलने के लिए गए, मतलब देखने के लिए गए। इसके बाद उससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें फुटबॉल ने एक अलग ही भूमिका निभाई है। एक बार फुटबॉल 2 गाँवों के बीच खेला जा रहा था। उस दौरान उस मैच में इतनी भगदड़ मच गई कि वहाँ पर कई लोग मारे गए। उसके बाद उस गाँव में और वहाँ के प्रांतों में फुटबॉल बैन कर दिया गया, पर लोगों की दीवानगी फुटबॉल के प्रति से नहीं हटी और वो खेल उस दौरान मतलब प्रतिबंध में भी वो खेल खेला जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद कई बार उस खेल पर सवाल उठाए गए और कई बार इंग्लैंड में इस पर प्रतिबंध लगा। इंग्लैंड के 3 राजाओं ने इसका प्रतिबंध जारी रखा। उसके बाद चौथे जो राजा थे हेनरी नवम ने वो हटा दिया। उसके बाद ये खेल दोबारा से इंग्लैंड में खेला जाने लगा। साथ ही इंग्लैंड से ही इस खेल को काफ़ी लोकप्रियता मिलने के बाद ये खेल अलग अलग देशों में खेला जाने लगा। प्रेजेंट टाइम में आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी आज फुटबॉल के स्टार फुटबॉलर हैं। इन फुटबॉलर की नेटवर्थ भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि फ़ुटबॉल से ये काफ़ी पैसा कमाते हैं। साथ ही फुटबॉल से इनकी इतनी लोकप्रियता बढ़ गई है कि दुनिया में एक अलग ही छाप छोड़ रहे हैं। फुटबॉल खेल का बढ़ने में इन खिलाड़ियों का एक बड़ी अलग भूमिका है। हर संघ द्वारा फुटबॉल के अलग अलग आयोजन करवाए जाते हैं। अब भारत में भी इसके आयोजनों पर शुरुआत हो गई है, तो हम ये देखना चाहेंगे कि आगे के दौर में भारत में इस आयोजन से क्या फ़र्क पड़ेगा। साथ ही हीरो इंडियन सुपर लीग जो इस समय चल रहा है उसमें काफ़ी सारे न्यू कमर्स हिस्सा लेने हर साल आते हैं और कई सारे पास होकर भी जाते हैं। और इस समय हमारे भारत के जो स्टार हैं सुनील छेत्री, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रोनाल्डो के बाद सबसे ज़्यादा गोल किए हैं। और इस बात को शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं कि सुनील छेत्री ने रोनाल्डो के बाद सबसे ज़्यादा गोल किए हैं। रोनाल्डो ने अभी तक 73 गोल किए। साथ ही सुनील छेत्री ने 58 गोल करके पूरी दुनिया में एक अलग ही मुकाम बनाया है। सुनील छेत्री ने फुटबॉल को एक काफ़ी बड़ी योग्यता प्रदान की है। साथ ही आज वो दौर में है कि वो उतने पॉपुलर नहीं है जितने शायद बार्सिलोना के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और स्टार फुटबॉलर हैं जो उनके बराबर लोकप्रियता उनकी नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश चल रही है कि आने वाले दौर में शायद फुटबॉल उतना ज़्यादा मुकाम हासिल कर ले जितना आज के दौर में क्रिकेट कर चुका है। तो मेरा दावा तो ये है कि हम सबको केवल क्रिकेट ही नहीं फुटबॉल पर भी ध्यान देना चाहिए और हम सब एक साथ मिलकर बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय बना सकते हैं इस खेल को। साथ ही मैं आगे वाले पॉइंट में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे फुटबॉल की वजह से कई सारे लोग मारे गए और मैं आपको अब इसमें केवल वो फैक्ट्स बताऊँगा जो फैक्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार होंगे, तो वीडियो में बने रहिए। अगले पॉइंट में हम बात करने वाले हैं 5 सबसे महान भारतीय फुटबॉलर्स की। वो फुटबॉलर जिन्होंने भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन को एक नया नाम दिलवाया, साथ ही उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। नंबर 1 पर हम जिसका नाम लेने वाले हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनका नाम है गोस्ता पाल 1924 में भारतीय टीम के कप्तान बने और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारतीय टीम की कमान संभाली। इनकी लोकप्रियता का अंदाज़ और इनके खेल का अंदाज़ केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्हें 1962 में पद्मश्री जैसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। पाल ने कई बार
भारतीय टीम का निरीक्षण किया और कई बार उन्होंने भारतीय टीम को जीत भी दिलवाई। इसके साथ उन्होंने अपने करियर को बहुत तेज़ी से ग्रो किया और आगे चलकर ये फुटबॉल के एक महानतम खिलाड़ी के रूप में जाने गए। सरकार ने कई बार इन्हें कई सारे इनामों से नवाजा। इसी के साथ ये IFF के प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी 3 बार नवाजे जा चुके हैं। नंबर 2 पर है पीटर तमांगरन। पीटर तमांगरन एक महान गोलकीपर थे जिनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। आज तक भारतीय इतिहास में इनसे अच्छा गोलकीपर किसी को नहीं माना जाता। 1956 से 1960 तक इन्होंने भारत के लिए गोलकीपरी करी और कई बार इन्होंने बड़े बड़े मैचेस में गोल बचाकर एक नया ही इतिहास रचा। 1956 से लेकर 1960 तक एशिया ओलंपिक्स में इन्होंने देश को गोल्ड दिलवाया। उसके बाद जापान ओलंपिक्स में भी इन्होंने देश के लिए गोल्ड जीता। उसके बाद इनका फुटबॉल करियर बहुत ही तेज़ी पर था। साथ ही 1966 के बाद इन्होंने कई बार भारत को गोल्ड दिलवाया मेडल्स के साथ। नंबर 3 पर है सुनील छेत्री। सिकंदराबाद में जन्मे सुनील छेत्री किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज हर देश का हर फुटबॉलर और छोटा बच्चा भी उन्हें जानता है। वह पहले भारतीय खिलाड़ी थे जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक फैमिली मैच खेले। उसके बाद 2 सालों तक वहाँ मेहनत करने के बाद वो भारत लौटे। उसके बाद IFF की बेंगलुरु टीम से खेले। उसके बाद आज वो भारतीय टीम के कप्तान हैं। साथ ही वो बहुत तेज़ी से भारतीय फुटबॉल को आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर 4 पर है IM विजयन। IM विजयन की कहानी एक फिल्मी स्टोरी से मिलती जुलती है। फुटबॉलर बनने से पहले वह वहाँ पर फुटबॉल स्टेडियम के बाहर स्टॉल लगाया करते थे खाने पीने की। उसके बाद उनके टैलेंट को पहचाना गया और उनको खेलने के लिए लाया गया। उनके खेल में उतरने के बाद भारतीय इतिहास बदल गया और उन्होंने बहुत तेज़ी से भारतीय फुटबॉल टीम को आगे बढ़ाया। साथ ही वो 2 बार भारतीय टीम के कप्तान भी रहे। और विजयन ने बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपने सर्वेक्षण में तैयार भी किया जो आगे चल के बहुत बड़े महान फुटबॉलर बने। नंबर 5 पर है बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया गोवा में जन्मे थे और इन्होंने कई बार देश के लिए गोल्ड जीता। साथ ही विजयन से ट्रेनिंग लेने के बाद इन्हें विजयन ने गॉड गिफ्टेड फुटबॉलर भी कहा। और ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश को कई बार गोल्ड दिलवाया है और देश को फुटबॉल एसोसिएशन को एक बहुत बड़ी पहचान दी है। कई सारे फुटबॉलर्स ऐसे भी हैं हमारे देश में जिन्हें कोई पहचान नहीं मिल पाई, लेकिन वो काफ़ी अच्छा खेलते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई पहचान नहीं मिली है। आज फुटबॉल पर काम हो रहा है, लेकिन शायद अगर पुराने टाइम में ही फुटबॉल पर बहुत अच्छे से काम हो गया होता तो आज कई सारे बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे साथ होते। और कई सारे खिलाड़ी जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं उनको तो हम जानते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी आज बहुत अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड में वो भी इन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो हम सब में ये बात कह सकते हैं कि दुनिया में भी कई सारे महान खिलाड़ी हैं और उन महान खिलाड़ियों में भारतीय खिलाड़ियों के जैसा ही कुछ जज्बा है। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भारतीय खिलाड़ियों के साथ हम अच्छा व्यवहार करें। साथ ही फुटबॉल को भी हम आगे लेके जाएं। लेकिन हम लोग केवल क्रिकेट और अन्य खेलों की तरफ रुचि देते हैं और फुटबॉल इस वजह से बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर पा रहा है। साथ ही हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग फुटबॉल को भी एक लोकप्रिय खेल बनाएं। एसोसिएशन फुटबॉल, जिसे आमतौर पर सिर्फ फुटबॉल कहा जाता है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से है, लेकिन फिर भी लोग इन चीज़ों को फुटबॉल को देखने की बजाय कई सारे अन्य खेलों में इंटरेस्टेड हैं और इसी वजह से आज फुटबॉल हमारे देश में इतना पॉपुलर नहीं है। तो आज आगे इस वीडियो में मैं आपको कुछ अजब गजब फैक्ट बताने वाला हूँ फुटबॉल के बारे में जो देश में घटे हैं। 1950 के विश्व कप में भारतीय टीम की इस वजह से निकाल दिया गया था क्योंकि उस समय हमारे खिलाड़ियों के पास जूते नहीं थे। उस दौरान फुटबॉल पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, तो हमारे खिलाड़ियों के पास उस समय जूते भी नहीं थे प्रोवाइड करने के लिए जिससे हमारी टीम विश्व कप खेल सके। फुटबॉल का खेल 476 BC के करीब
चीन से शुरू हुआ था। वे इसे कुजू खेल कहते थे। इसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खेला और देखा जाने वाला खेल है। दुनिया भर की 80% से ज़्यादा फुटबॉल सिर्फ पाकिस्तान में बनती है। यहाँ पर हैंडमेड फुटबॉल बनाई जाती है। नंबर 4 पर है प्रोफेशन फुटबॉल की शुरुआत 31 अगस्त 1895 में हुई थी। नंबर 5 पर है फैक्ट, सिंगल मैच में किसी एक खिलाड़ी द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा 16 गोल हैं। दिसंबर 1942 में फ्रांस के स्टीफन टेनिस ने रेसिंग क्लब डीलेस की तरफ से खेलते हुए ये कारनामा किया था। नंबर 6 पर है फुटबॉल के खेल को केवल अमेरिका और कनाडा में सॉकर कहा जाता है, जबकि दुनिया भर में से फुटबॉल कहते हैं। नंबर 7 पर है 2 मई 1964 को पेरू में मैच रेफरी के डिसीजन पर मैदान में दंगा हो गया था, जिसमें करीब 300 लोगों की मौत हो गई थी। नंबर 8, चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने साथ फुटबॉल लेकर जाना चाहते थे, लेकिन नासा ने इसकी अनुमति नहीं दी। नंबर 9 पर है प्रोफेशन फुटबॉल का साइज बीते 120 सालों में एक जैसा है। इसका साइज 28 इंच परिधि वाला और वजन करीब 450 ग्राम है। नंबर 10, 1998 में अफ्रीका में बिजली गिरने से टीम के 11 खिलाड़ियों की मौत हो गई, जबकि दूसरी टीम के एक भी खिलाड़ी को कुछ नहीं हुआ था। 1930 में पहला विश्व कप खेला गया। इसका खिताब मेज़बान देश उरुग्वे ने अपने नाम किया था। इस मैच को लगभग 300 लोगों ने स्टेडियम में बैठकर देखा था। नंबर 12, फुटबॉल मैच का पहला लाइव कवरेज टेलीविज़न पर 1937 में दिखाया गया। यह एक तरह का अभ्यास मैच था। नंबर 13 पर है चिली के कार्लोस केजली ऐसे पहले फुटबॉल खिलाड़ी थे जिन्होंने 1947 के विश्व कप में रेड कार्ड दिखाया गया था। नंबर 14 पर है फुटबॉल वर्ल्ड कप को 1 बिलियन यानी 100 करोड़ से ज़्यादा फैंस टीवी पर देखते हैं। नंबर 15 पर है 1962 से 1966 तक यूरोपीय और दक्षिण अमेरिका के देशों ने विश्व कप का खिताब कहीं और नहीं जाने दिया। विश्व युद्ध 2 के समय होने वाले बहुत से फुटबॉल मैचों को द डेथ मैच का नाम दिया गया। इसे जर्मनी कंट्रोल करता था। नंबर 17 पर है औसतन एक गेम में एक फुटबॉल प्लेयर 9.3 मील दौड़ता है, जो 15 किलोमीटर के बराबर है। नंबर 18 पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर मैच के हर मिनट में गोल करने वाले पहले प्लेयर हैं। नंबर 19 पर है 2002 वर्ल्ड कप में ओलिवर कान गोल्डन बॉल जीतने वाले पहले एकमात्र गोलकीपर है। नंबर 20 पर है फुटबॉल के इतिहास में सबसे जल्दी रेड कार्ड मिलने का खिताब ली टोड के नाम पर है। उन्हें मैच शुरू होने के 2 सेकंड के भीतर ही रेड कार्ड मिल गया था। 21 पर है पेले 17 साल की उम्र में फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाले सबसे पहले छोटे प्लेयर हैं। वहीं डीने जेफ 40 साल की उम्र में फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाले सबसे उम्रदराज प्लेयर हैं। नंबर 22 पर है पहला बास्केटबॉल का खेल फुटबॉल से खेला गया था। 1913 तक गोलकीपर अपनी टीम से अलग रंग के कपड़े नहीं पहनते थे। नंबर 24 पर है यूरोपियन टीम 1930 और 1950वें साल को छोड़कर हर बार फाइनल में पहुंची है। ये वो फैक्ट्स थे जो फुटबॉल के ऊपर दिए गए हैं। फुटबॉल ने आज दुनिया में एक अलग ही मुकाम बना लिया है और फुटबॉल आज बहुत ही लोकप्रिय खेल है। तो हम सब लोग जिन्हें फुटबॉल पसंद है वो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले हर स्पोर्ट्स के वीडियो से आप अवगत रहें। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरा मानना है कि आप लोगों को अगर इस वीडियो में कोई कमी या दिक्कत लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही हम मिलते रहेंगे आपसे नए नए वीडियोस के साथ, तो चैनल पर बने रहिए।